हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एसओएल के रहें, एनसी वेब के रहें या फिर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स रहें। आज 28 जुलाई है और आज का उनका मॉक टेस्ट मॉर्निंग में होना था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने मॉक टेस्ट अटेंड कर लिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने मॉक टेस्ट अटेंड नहीं भी किए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने मॉक टेस्ट के आंसर अपलोड कर दिए, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहे जिन्हें समय कम होने के कारण स्कैन करने में अधिक समय लगाया और उनका आंसर किसी न किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पाया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्वेश्चन थे जो आए थे 28 जुलाई के मॉक टेस्ट में और उसका आंसर क्या होना है, क्या आंसर नहीं होना है। सो गाइस, आज की ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टूडेंट के मॉक टेस्ट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका रजिस्टर ही नहीं हो पा रहा है, जिन्होंने पहले रजिस्टर भी कर लिया है बट उनका जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं और जब वो रीसेट पासवर्ड कर रहे हैं तो उनके पास ओटीपी नहीं आ रहा, एरर आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जीमेल पर नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करने पर भी ओटीपी नहीं आ रहा। सो बहुत सारे डाउट्स हैं आपके। आज के इस वीडियो में हम आपके डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। सो गाइस, लॉट्स ऑफ वी हैव टू नो एंड लॉट्स ऑफ वी हैव टू डिस्कस। बस बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आएगी वो मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए गाइस, आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में कि क्या मॉक टेस्ट आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मॉक टेस्ट फेज़ 1, यानी फेज़ 1 का जो मॉक टेस्ट है उसका क्वेश्चन पेपर है। ये कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे नहीं आए थे, ये आपको इस वीडियो में पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके आंसर भी बताऊंगा। सो गाइस, 28 जुलाई का पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा, बहुत सारे ने नहीं देखा। जिन्होंने नहीं देखा उनको पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन आया था, या जिन स्टूडेंट्स ने देख लिया है तो उन्हें सही आंसर भी पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, इसमें क्या आप लोगों के लिए जनरली इंस्ट्रक्शंस दी गई है, पहले उसको ध्यान से लिखना है। बार बार ही बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमें क्या क्या लिखनी है, ऊपर हेडर पे क्या लिखना है, फुटर पे क्या लिखना है, तो उसके बारे में आज आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, सामान्य रूप से ये प्रश्न जो है, यानी जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये इसके कोई मार्क्स नहीं लगेंगे। सबसे पहली बात मैं बताऊं। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बार बार एक ही बात पूछते हैं कि क्या सर इतने सारे मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, हम एक मॉक टेस्ट ही दे लें, क्या वो हमारे लिए इनफ है। सो गाइज, अगर आपको लगता है सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना मेरे लिए इनफ है तो आप एक मॉक टेस्ट ही दे सकते हैं। अन्यथा आपको पता है ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है, OBE मोड आपके साथ होने वाला है। और OBE मोड में क्या होगा कि कोई टीचर आप लोगों के साथ नहीं रहेगा, आप खुद ही स्वयं अपनी हेल्प करोगे, चाहे वो आंसर ढूंढने में हो, चाहे वो क्वेश्चन समझने हो, चाहे वो स्कैन करने में हो, चाहे वो अपलोड करने में हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड करने में हो। सो गाइस, ये सारी बातें आपको 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी है। आज भी कम से कम हमारे पास में हज़ारों ऐसे मैसेजेस या कमेंट्स आए कि सर हम अपना आंसर जो है वो अपलोड नहीं कर पाए, समय कम था, हमको लगा कि हमारा हो जाएगा इतनी देर में, बट वो नहीं हो पाया। सो गाइज़, बहुत सारी बातें हैं आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए। पहली बात तो ये आपका क्या है कि ये OBE मोड को शो करने का एक तरीका है, यानी जो ये मॉक टेस्ट है ये इसके कोई मार्क्स नहीं लगेंगे। पहली बात, ये आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले हैं ये उसका आपका अभ्यास करवाया जा रहा है, यानी आपकी उसकी क्या करवाई जा रही है, एक प्रैक्टिस करवाई जा रही है। एक पूरा प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है कि कहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, कहाँ पर आप आंसर शीट अपलोड करोगे, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपका टाइमिंग चलेगा और कैसे आपको लॉगिन करना है। बहुत सारी बातें हैं। सो गाइज, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए
आपके लिए करवाया जा रहा है। इसके बाद में आज का जो पेपर था उसका यूनिक पेपर कोड जो था वो XX था, यानी इसका कोई सिलेबस से किसी स्टूडेंट से ताल्लुकात नहीं था, बट सिर्फ ये इतना ही था कि भाई आपके पेपर की तैयारी हो, इसीलिए यहाँ पर यूनिक पेपर कोड क्रॉस 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 यानी XXX भी आप कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इसका पेपर का नेम जर्नल यानी सामान्य, यानी जनरली आपसे आपकी नॉलेज देखी जा रही थी ये ओपन बुक के थ्रू। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या ऐसा ही क्वेश्चन हमसे ओपन बुक एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है? सर ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, जैसे इसके अंदर कुछ क्वेश्चन 1-2 पूछे गए हैं, तो आप उसको कैसे करेंगे? अब सबसे बड़ी बात यह है, सो गाइज आपके सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आएगा, आप इस बात का ध्यान रखें। ये जनरल था इसीलिए ऐसा हो रहा था। अब इसके बाद सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6, इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो S12 के स्टूडेंट थे उनके लिए भी यही पेपर था। टाइमिंग की बात करता हूँ मैं तो 3 घंटे का समय था, 2 घंटे आपके पेपर लिखने के लिए, आधा घंटा आपके क्वेश्चन पेपर के डाउनलोड करने के लिए और आधा स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए। और पेपर का जो वेटेज था वो क्या था? 75, 70 और 100। अब 75 जाए रेगुलर वालों के लिए था, ध्यान रखना है। 70 भी कई बच्चों के लिए था क्योंकि उनका अलग कुछ बच्चों का होता है, और 100 जो था S12 और NC वेब के स्टूडेंट्स के लिए था। इसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन है, ज़रा ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को करना है। लास्ट टाइम जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन करने थे 6 में से, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? सिर्फ 3 क्वेश्चनों को करना है। और टोटल क्वेश्चन कितने दिए गए? आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, सभी क्वेश्चन की जो वेटेज है वो इक्वल है। इसके बाद में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? अपने पाठ्यक्रम से संबंधित अपनी पसंद के विषय में एक छोटा सा नोट अधिकतम 300 शब्दों में लिखिए। यानी आपके पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है? आपके जो भी सिलेबस में है उससे आपको एक टॉपिक कोई भी चूज़ करो, चाहे इंग्लिश का, हिंदी का या ग्लोबलाइजेशन का, या फिर आप हो सकता है अकाउंटेंसी का, मैथ्स का, कोई सा भी आप पेपर आप देख रहे हैं या आप उसकी तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर ध्यान रखना, इंग्लिश स्पेसिफिक नहीं लिखा, हिंदी नहीं लिखा, हिस्ट्री नहीं लिखा, पॉलिटिकल नहीं लिखा, एजुकेशन नहीं लिखा, जो भी सब्जेक्ट आपके पास इकोनॉमिक्स है वो नहीं लिखा हुआ। सो आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान दें कि भाई यहाँ पर आपका जो पेपर है वो नहीं लिखा गया है, तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में से कोई भी एक टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं, उसको 300 शब्दों में लिखना है। ओके, अब इसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करके आते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर ज़रा आप देखेंगे, अपने पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी करंट अफेयर के विषय में टिप्पणी कीजिए। अब गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये करंट अफेयर से भी पूछा है और आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है। सो गाइज मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे पॉलिटिकल के, उन्होंने तो कर दिया जैसे तैसे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता है सिलेबस में है पॉलिटिकल साइंस। तो वो क्या कर रहे हैं, आजकल की जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो हमारे जो वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, इन सबको वो इंडिकेट कर सकते हैं, या जो अभी हमारे इंडिया में ही सिर्फ हो रहा है। चाहे राजस्थान की मैं बात करूं, वहाँ पर सरकार गिरने की बात हो रही है, या फिर अभी हम मध्य प्रदेश का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक कोई टॉपिक करंट अफेयर का उठाना था जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हो, और उसको 300 शब्दों में आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन जो आपका था ये था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, जरा इसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। किसी विशेष रूप में भारत के समाज के लिए अपने विषय से अनुप्रयोग के बारे में बताइए। यानी आपका जो विषय है भारतीय समाज के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है, अपने सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बतानी है। अगर आपके पास में इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश के बारे में बताना है, अगर आपके पास में पॉलिटी है तो पॉलिटी के बारे में बताना है कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है अनुप्रयोगों में, इसके बारे में हमें इसमें बताना है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर है आपका कि भाई आपके अध्ययन पर, यानी आपने जो भी अब तक पढ़ा है, सुना है, देखा है, कोविड-19 महामारी जो हुई है, कोरोना वायरस, इसके क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसको 250 शब्दों में बताना है। सो गाइज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप इस क्वेश्चन को अटेंड करना अगर कल भी यही पेपर रहता है तो, और क्योंकि इसमें 250 शब्दों में ही लिखना है और बाकी सभी के सभी अगर आप देखेंगे ऊपर के दो तो ये 300 शब्द का था, ये भी 300 शब्द का था, तो आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा अगर आप इसे अटेंड करते हैं तो चलिए गाइस हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे, यानी नंबर 4 से ही हम स्टार्ट करेंगे, कोरोना वायरस से लेकर ही कि भाई क्या
इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सबसे पहले हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में इसके क्या कारण हैं और फिर इसके क्या इम्पैक्ट या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम कोरोना वायरस के इंट्रो के बारे में बात करेंगे, आपको किस तरीके से लिखना था। जैसे कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे कि इसका सबसे पहला जो केस है वो 31 दिसंबर में वुहान क्या है, चीन का एक शहर है, वहाँ पर हमें देखने को मिला था। अब इसका नाम कोरोना वायरस ही क्यों रखा गया, ज़रा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कोरोना वायरस जो है इसे कोव वायरस का एक बड़ा परिवार है। देखो, कोव जो है सार्स परिवार में से एक ही है, कोव परिवार, तो उसका एक हिस्सा है जो बीमारी का कारण बनता है। इसमें इस परिवार के अंदर, कोव परिवार के अंदर क्या है, जितनी भी डिजीज़ फैलाती है, चाहे सार्स वायरस की बात करूं मैं, तो इसके अंदर बेसिकली यही रहता है कि लोगों को सर्दी जुकाम होता है, फीवर होता है और उसके बाद में धीरे धीरे उनकी डेथ्स वगैरह होने लगती है। सो कोरोना वायरस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी सिमिलरली कुछ इसी प्रकार का था, इसी प्रकार का है भी, और इसके बारे में भी इसी तरीके से हमें लिखना है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो कोरोना वायरस क्या है, मिडल ईस्ट यानी चाइना के इस क्षेत्र से शुरू हुआ था और ये इसका देखो शॉर्ट में नाम क्या है, एम, ये ई, ठीक है, फिर आपका आर, फिर आपका एस, तो आपका मर्स और आपका इसके बाद सार्स, मर्स और सार्स, ये दो नाम ध्यान रखना है आपको। इन दोनों नामों को आपको ज़रूर इसके अंदर एनालाइटिंग करना है। और इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि भाई इसका नाम कोविड-19 ही क्यों पड़ा, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं पड़ा, इसे कोविड-19 या फिर नोवेल कोरोना वायरस ही से क्यों कहा जाता है। ओके, तो आपको ये भी लिखना है, फिर इसके कारणों के बारे में और फिर इसके इम्पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हैं इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस ही क्यों पड़ा या नोवेल कोरोना ही क्यों पड़ा। वैज्ञानिक का नाम 2019 एनकोव दिया, वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या दिया, 2019 एनकोव दिया। अब इसका नाम क्या है, 2019 में ये पाया गया था, इसीलिए 2019 की बात है ये। और दूसरी बात, ये एक नया वायरस था, इसीलिए इसे नोवेल, और अगर आप देखोगे तो ये कोव फैमिली से संबंधित रखती है, यानी चमगादड़ों और सांप से जो खाते हैं या सी फूड जिसे हम कहते हैं, उससे निकला हुआ ये वायरस माना जा रहा है, इसीलिए इसे कोव नाम दिया, कोव इड। अभी आप सोचोगे आईडी क्या है, इन दिसंबर, इन आई से है इन का मतलब और डी से है दिसंबर का मतलब, यानी ये दिसंबर में ही कोव परिवार का था। नोवेल का मतलब नया वायरस है और नवंबर में इसके सिम्पटम थोड़े से आए थे, और यहाँ पर इन दिसंबर है, आई डी का मतलब यहाँ पर, और 19 का मतलब तो आप समझ ही चुके हो कि 2019 में ये पाया गया था। सो गाइज, इसी कारण से इसका नाम हमने क्या रखा, कोरोना वायरस नाम रखा है इसका। इसके बाद में यह देश दुनिया में धीरे धीरे पहुँचना या फैलना शुरू हो गया। अगर हम कोरोना वायरस के कारणों की बात करते हैं तो बहुत सारे कारण हैं कोरोना वायरस के होने के, लाइक जैसे हम सी फूड खाते हैं या फिर सांप या चमगादड़ के सीधे संपर्क में आते हैं तो भी हमें कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी हो सकती है। इसके अलावा कोई पीड़ित व्यक्ति है, यदि उसके संपर्क में आते हैं तो हमें कोरोना वायरस हो सकता है। इसके अलावा कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसने किसी स्थान को टच किया है, क्योंकि ये बीमारी जो है वो छूने से भी फैलती है, या फिर थोड़ी दूर तक हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानते हैं तो ये वहाँ तक भी फैलता है। आप कोई छींकता है, खांसता है, भूलता है तो वो वायरस जो है वो थोड़ी दूर तक ट्रैवल करता है, 2 मीटर से ज़्यादा रेंज नहीं होती, तो उतने दूर तक ये ट्रैवल करता है और वहाँ तक ये फैल सकता है। तो ये कुछ मेजरली कारण रहे। अब इसके प्रभाव की बात करता हूँ मैं, तो भाई कोरोना वायरस के बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, एक नहीं बहुत सारे इम्पैक्ट है। इसका पॉलिटिकल अलग इम्पैक्ट पड़ा है, सोशली अलग इम्पैक्ट पड़ा है, इकोनॉमिकली अलग इम्पैक्ट पड़ा है। तो हम अगर पॉलिटिकली इम्पैक्ट देखते हैं तो पूरी दुनिया में इस टाइम चाइना से वायरस निकला, डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीधा कह दिया ये चीनी वायरस है, वो सीधा कह रहे हैं कि चीन के द्वारा ये बनाया गया वायरस चीनी वायरस है। इसीलिए अगर आप देखेंगे आगे चल के तो कोविड-19 महामारी जो है, अगर आप इसके परिणामों की बात करते हैं तो अमेरिका के और चाइना के लगातार रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बीच में और चाइना के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ने एक दरार संबंध में भी डाल दी है। और इसी प्रकार से देश दुनिया में चाइना चाहता है कि मैं सुपर पावर बन जाऊं, उसके लिए वो
क्योंकि सभी देश अभी अपने देशों को बचाने में, अपने देशों के लोगों की रक्षा करने में व्यस्त हैं। तो चाहे साउथ चाइना सीज़ की बात करूं मैं, या फिर अदर स्टेट की, इसकी नेबरिंग कंट्री की, तो वहाँ पर चाइना चाह रहा है कि भाई मेरा जो दबाव है वो बढ़ जाए और मैं ताकतवर बन जाऊं या ग्लोबल पावर बन जाऊं। बट यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 के कारण एक महायुद्ध हो जाएगा, या तीसरा विश्व युद्ध भी जिसे हम कह सकते हैं, वो होने की संभावना है। सो गाइस, एक इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है। अब इसके बाद हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी, हर देश ने कोरोना वायरस को ज़्यादा स्प्रेड ना हो, ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, ज़्यादा फैले ना, इसके लिए क्या किया, लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन के कारण देश के अंदर ना केवल आने जाने के साधनों को रोक दिया गया, बल्कि बाहर के स्थानों पे भी इस पे रोक लगा दी। व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया, पर्यटन धीरे धीरे ख़त्म हो गया। सो धीरे धीरे अगर हम देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो ट्रेडिंग है, एसेंशियल ट्रेडिंग ही हो रही है इंटरनेशनल स्तर पे भी अगर हम देखें तो वो हमारा एक गलत इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम सही इम्पैक्ट की बात करें तो देश दुनिया में अब हर एक देश क्या है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है कि कभी ऐसी आपदा वाली स्थिति हो जाती है तो भाई अब हम क्या करेंगे, कैसे अपना बचाव करेंगे। तो इस बारे में भी सोचने पर ज़रूर मजबूर हो रही है सरकार, जनता इस बारे में सोच रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है। इसके बाद में आप अगला प्रभाव की बात करते हैं, कोविड-19 के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो इसका आप एक प्रभाव ये भी लिखिए कि भाई जो देश दुनिया आएगा, देश दुनिया के अंदर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कोविड-19 के कारण ही और किसी कारण के नहीं, कि भाई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन होने लगी है। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, जो ये बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ में सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी मुश्किल से हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर भी अब देश दुनिया में आपको सोशल डिस्टेंसिंग या लोगों के बीच में आपसी रूप से दूर होना, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। सो गाइस, इस तरीके से ये इसका प्रभाव है। नए नए हॉस्पिटल्स खुलना, दवाइयों पर ज़्यादा खर्च बढ़ना, दवाइयों के लिए ज़्यादा खर्च देना, हर एक सरकार अब अपने जनता के हेल्थ सेक्टर की तरफ से या फिर रोज़गार के, क्योंकि अब आपको पता है लॉकडाउन वगैरह के कारण काफ़ी लोगों की जॉब्स गई है, तो सरकार क्या कर रही है, जनता को लोन दे रही है, रोज़गार दे रही है। तो तरह तरह के जो ये प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम्स को चलाया जा रहा है ताकि जनता की हेल्प आउट की जाए, चाहे वो मनरेगा के थ्रू हो या फिर और भी कोई प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर किसी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजनाएं हों। तो आप इसके कुछ ऐसे इम्पैक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, अगला एक ये क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप इसी को करना चाहिए आपको, क्योंकि इसको भी 250 शब्दों में ही करना है और ऐसा नहीं है कि आप दोनों में से सिर्फ 250 में से सिर्फ एक ही कर सकते हो, इसमें आपका समय भी थोड़ा कम लगेगा। ओके, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तो आपको पता है हमारे समाज में पॉलिटिकल साइंस कितना ज़रूरी है। अगर हम लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि भाई हमारे देश में अच्छी तरीके से चुनाव व्यवस्था हो, हमारी गवर्नमेंट अच्छी तरीके से काम करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने सब्जेक्ट्स को प्रेफर करना होगा। मैथ्स वगैरह भी इसमें हो सकता है, या जो भी सब्जेक्ट आपके पास में आप उसको भी मान सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये भी है कि अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कोई करंट अफेयर का विषय चुनिए। अब आप आतंकवाद को ले सकते हो, ये भी करंट अफेयर का एक मुद्दा है। आप इसके अलावा कोविड-19 को भी चुन सकते थे, ये भी करंट अफेयर का मुद्दा है, क्योंकि रोज़ाना इसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जो ये वॉर की बात चल रही है, ये भी हमारा एक पाठ्यक्रम या फिर नहीं, जैसे हर एक देश क्या कर रहा है इस टाइम, हथियार, अभी राफेल जो है वो भारत पहुँच चुका है, जो राफेल है वो भारत पहुंच चुका है। तो इस तरीके से अब बहुत सारी चीज़ें आपके पास में करंट अफेयर की, आप उसको इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें बता सकते हो। आपको गूगल पे सर्च करने पे दुनिया भर की चीज़ें इससे जुड़ी मिल जाएगी। इसके बाद में आपको अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी एक विषय को चूज़ करना है, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट को पसंद करते हो, एक सब्जेक्ट तो आपको मिल ही जाएगा। आप अपना एक टॉपिक चूज़ कीजिए और उसके बारे में उस पर अच्छी तरीके से बता दीजिए। सो गाइज़, यही थी आज आप लोगों के लिए वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आप इसको बहुत प्यार देंगे, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, और इसी प्रकार की नई नई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सो गाइज़, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।